नमस्ते दोस्तों। साहित्य पे आधारित अभिव्यक्ति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस अभिव्यक्ति चैनल में हमने शुरुआत से ही यानी पहली कड़ी से ही जिस विषय को लेके चले हैं वो था साहित्य और फिल्म। इस विषय पर बात करते करते हम आ पहुंचे थे फिल्म की शूटिंग तक। और हमारे साथ जो विद्वान थे, जो महानुभाव थे, उनके साथ आपने ये जो 6 एपिसोड देखे और अपना साथ दिया, उसके लिए सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अब हम आगे जब बात करने जा रहे हैं फिल्म के बारे में ही, साहित्य के संबंध में फिल्म को लेकर, तो वो विषय भी बड़ा रोचक होगा, ऐसी हमारी आशा है। और जिन विद्वान को हमने शुरुआत में ही आमंत्रित किया था, उनको हर एपिसोड में जब हम परिचय कराते हैं तो हमें लगता है जैसे हमने कुछ कोताही की, कुछ कंजूसी की उनके परिचय में। क्योंकि अगर साहित्य सागर है तो वो अपने आप में गागर में सागर है। और उनका व्यक्तित्व एक ऐसा गागर है जिसमें साहित्य के कई सागर समाहित हैं। और ये आपको इन सारे कड़ियों में देखकर मुझे उम्मीद है कि समझ में ही आ गया होगा। चाहे हम साहित्य की बात करें उनसे, कहानी पे, कविता पे, उपन्यास पे, नाटक पर, या कहा जाए फिल्मों पर, हर विधा में पारंगत। और ये शायद हम कुछ कम कह रहे हैं, उनका कुछ और परिचय हो सकता है हम अगली कड़ी में करवाएं। और आप भी जानकर आश्चर्यचकित रह जाएं कि अरे, एक व्यक्ति इतना कुछ जानता है। सचमुच मैं तो जब भी उनसे बात करती हूँ तब तब मैं हर विषय पे बात करने के बाद आनंदित भी होती हूँ और आश्चर्यचकित भी होती हूँ। तो अपने चिरपरिचित साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फिल्म निर्माता निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी से हम आपका परिचय फिर करवा दें। और आइए उनका एक बार फिर स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आप जो काशी से हैं, आपका इस अभिव्यक्ति चैनल में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। और कभी कभी तो मुझे आपके बारे में परिचय कराते समय ऐसा लगता है कि शब्द कम पड़ रहे हैं। आप जितने सहज हैं और जितनी सरलता से क्लिष्ट विषयों पर जानकारी देते हैं, सचमुच ऐसा लगता है कि साहित्य सागर की एक अलग गंगा बह रही है। तो आज जिस विषय पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, जिस विषय पर हमारी जिज्ञासा है, वो है कि फिल्मों में शूटिंग के संबंध में आपने बताया था, लेकिन फिल्म की जान कहा जाए या फिल्म को बहुत दिनों तक जिंदा रखने वाली जो एक कड़ी होती है, फिल्म का जो एक हिस्सा होती है, वो है गाने, जो हम बहुत दिनों तक गुनगुनाते हैं। और वो हमें उतनी ही ताजगी देते हैं, उतना ही आनंद देते हैं जितना हमने पहली बार जब फिल्म देखा था तब लगा था। बहुत से गाने जिनको हम एवरग्रीन सॉन्ग कहते हैं, वो भी हमारे जहन में रह जाते हैं। और उन गानों को जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो क्षण भर के लिए हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अभी तो हम एक नदी के किनारे थे, अभी हम पहाड़ पे हैं। तो ये सब जो होता है वो एक आम दर्शक के लिए बड़ा जिज्ञासा का विषय होता है। आपसे हम चाहते हैं कि आप इस पे प्रकाश डालें। हाँ, ये विषय तो बहुत दिलचस्प है और बहुत बड़ा है। हम्म। और हमारी जो मुख्य धारा की हिंदी फिल्में हैं, इन फिल्मों की कल्पना बिना कहानी की तो एक बार की जा सकती है, लेकिन बिना गानों के नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। और कुछ दिनों पहले दीप्ति नवल से एक मुलाकात हुई, तो उसमें हम लोग विश्व सिनेमा और हिंदी सिनेमा की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा की जरूरी है कि एक कहानी हो और गाने हो। एकदम दो टूक उन्होंने कहा। हम्म। व्यक्तिगत मुलाकात हम लोग इंटरव्यू लेने के बाद, वो एक कॉलेज था दिल्ली विश्वविद्यालय का, फिर हम हम्म। लोग चाय पी रहे थे, तो एकदम सच कहा होगा।
ये आप देखिएगा कि हिंदी, बांग्ला, मराठी जो भी मुख्य धारा की फिल्में हैं, उसमें कहानी होते हैं और कई गाने होते हैं। जी। तो ये जो गानों का दौर शुरू हुआ हम्म। और गानों को फिर पिक्चराइज करने का दौर शुरू हुआ, उस विषय में आने से पहले हम लोग चाहें तो 2 मिनट के लिए एक जी। जनरल नॉलेज ड्रॉ कर सकते हैं कि हम्म। आखिर सिनेमा में गाने का जो प्रोविजन है या हम्म। प्रवृत्ति कैसे डेवलप हुई। बिल्कुल। तो जब हमारे यहाँ मूक फिल्में थी, हम्म। साउंड म्यूजिक नहीं होता था, तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे फाल्के साहब ने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म को लेकर दूसरे शहरों में लोग जाते थे और उसमें जब गाने का दृश्य आता था हम्म। तो नाटक के जहाँ थिएटर है वहीं दिखाई जाती थी पहले तो, जी। फिल्म हॉल था नहीं। हम्म। तो वहां पर जब फिल्म दिखाई जाती थी और जैसे ही गाने की बारी आती थी तो पहले से ही उस जगह पर हम्म। म्यूजिशियंस बैठे होते थे, हारमोनियम, तबला, अच्छा। गायक सभी लोग बैठे होते थे उसी हॉल में ऑडियंस के साथ। वो लोग पर्दे के पास होते थे, जैसे ही हम्म। गाना पर्दे पर शुरू होता था वो वहां पर शुरू हो जाते थे, अच्छा। हारमोनियम लेके, तानपुरा लेके, गुनगुना लेके। हाँ, ये यहाँ से शुरुआत हुई थी भारत में कि अच्छा। अच्छा। एक फिल्म शुरू हुई। मान लीजिए बनारस में बॉम्बे से रील आई फाल्के साहब हम्म। की, और उसके जो थिएटर हॉल है उसके प्रोसीनियम के पास सारे म्यूजिशियन बगल बगल बैठ गए, ऑडियंस भी बैठी हुई है। जैसे ही गाने का डांस का सीन आया, तुरंत ये लोग गाने लगे अरे। और तबला सितार सब कुछ बजने लगा, ऐसे होता था। हम्म। उसके बाद जब सिनेमा बोलने लगा तो फिर अ, होता है ना, किसी छोटा बच्चा को जब बोलने आता है तो बहुत बोलने लगता है, बहुत बोलता है, उसको हम्म। बोलता है चुप हो जाओ, बचा के रखो। तो बहुत सारे गाने शुरू हो गए, 20 गाने, 30 गाने, अच्छा। 35 गाने ऐसे। हम्म। उसके बाद ये हुआ कि इन गानों को तो हम लोग सीधे सीधे दिखा दे रहे हैं कि कोई गा रहा है, लेकिन हम्म। इनको पिक्चराइज किया जाए। तो पिक्चराइज करने वाले विषय पे आने से पहले हम ये भी बता दें कि हम्म। जो म्यूजिशियंस डेवलप हुए हमारे यहाँ, संगीतकार, जी। पहले तो सरस्वती देवी थी जिन्होंने संगीत दिया हमारे हिंदी फिल्मों में, हम्म। गाया भी। और उसके बाद अनिल विश्वास थे, फिर खेमचंद्र प्रकाश हुए। तो 1950 तक तो ऐसे ही चला। 1950 के बाद जो म्यूजिशियंस आए, वो सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन से हम्म। लेकर के राहुल देव बर्मन तक, जहाँ पर एक खास ढंग की प्रतिभाएं आई। प्रतिभाएं इस तरह से आई कि वो लोग म्यूजिक पर भी क्रिएटिव काम करने लगे। सिर्फ इतना नहीं होता था कि उनको एक हम्म। सीन दे दिया जाता था, उसके अनुसार गीत लिखे जाते थे और उसका एक म्यूजिक तैयार किया जाता था, ट्यून तैयार किया जाता था या किया जाता है। लोग ये हम्म। जानते हैं, इसका प्रचार ज्यादा हुआ है। जी। जी। लेकिन म्यूजिशियन भी अपनी ओर से सिर्फ ट्यून ही नहीं तैयार कर रहा है, कुछ और भी सोच रहा है। उसको हम्म। हम लोग विषय से पहले 2 मिनट बात कर ले रहे हैं। हम्म। वो ऐसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि राहुल देव बर्मन ने जब गाना शुरू किया, कई बार हम हम्म। उनकी आवाज सुनते हैं ना, हम्म। जैसे दी ट्रेन में गाना सुनते हैं, मेरी जा मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, एक गाना हम्म। सुनते हैं। हम्म। फिर अपना देश में हमने सुना था, दुनिया में लोगों को। तो हम्म। आप देखिएगा उन्होंने आवाज बदली थी। तो हाँ। जो उनकी आवाज है, वो आवाज उस आवाज में भी गाना गाया है, जैसे धन्नो की आंखों में, हम्म। किताब फिल्म में। जी। लेकिन जी। जब दी ट्रेन अपना देश में गा रहे हैं या यम्मा यम्मा गा रहे हैं शान में, तो आवाज हम्म। बदल जाए। ऐसा हम्म। क्यों? तो हाँ। एक बार गुलजार ने पूछा था तो आर डी बर्मन ने कहा था कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है इसलिए मैं बदलता हूँ। एक्चुअल हम्म। कारण ये नहीं है। अच्छा। एक्चुअल कारण ये है कि हम्म। आप देखिएगा कि फिल्म में जो किरदार है वो हम्म। भेष बदल के आया है दुश्मनों की दुनिया में। अच्छा। चाहे अपना देश हो, राजेश बिल्कुल। खन्ना भेष बदल के आया है। हम्म। चाहे यम्मा यम्मा के समय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन भेष बदल के आए हैं विलेन के सामने, शाका के सामने। तो हम्म। जब वो भेष बदल के आया है तो आवाज भी तो बदलनी चाहिए। बिल्कुल। ये राहुल देव बर्मन की अपनी सोच थी, हम्म। इसलिए वो आवाज बदली। इसी हम्म। तरह से किसी फिल्म में जो मुख्य किरदार है, उसके अलावा कोई ऐसा किरदार है जो बस आता है और चला जाता है, इसकी कहानी से बहुत मतलब नहीं है, हम्म। वहां पर किशोर कुमार, मोहम्मद रफी आदि के आवाज न लेकर राहुल देव बर्मन खुद अपनी आवाज देते थे। अच्छा। मतलब मुख्य नायक जैसे धर्मेंद्र है या अमिताभ बच्चन है, तब तो किशोर कुमार, मन्ना डे, जैसे शोले का ही गाना ले लें। हम्म। शोले में आप देखिएगा नायक और सहनायक के लिए मन्ना डे, किशोर कुमार आदि की आवाज है। बिल्कुल। लेकिन जब महबूबा मकबूआ होता है तो वो हम्म। राहुल देव बर्मन की आवाज है। वो इसलिए है क्योंकि वो हम्म। जलाल का किरदार आया और गया, वो पूरी कहानी का कोई अंश नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। इसलिए वो वहां पर किशोर कुमार की आवाज दी।
अच्छा। है ना? ऐसी हम्म किताब में जो ट्रेन चल रही है और वो ड्राइवर गाना गा रहा है धन्नो की आंखों में, तो वहां पर हम्म किसी की भी आवाज नहीं जा सकती थी, लेकिन वो राहुल देव बर्मन की आवाज है, क्योंकि वो उसका स्थायी किरदार नहीं है वो ट्रेन वाला। हम्म उस पर फिल्म नहीं बनी है, वो बस बिल्कुल। आया है और चला गया, बस उतना ही दिखता है। इन सब चीजों को भी जानने के बाद जब हम लोग विषय पे आएंगे तो हम लोग को हम्म बहुत अच्छा लगेगा, हम्म है ना? तो इसके अलावा म्यूजिक को लेकर भी इन लोग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर भी काफी काम करते हैं। ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, इवन सचिन देव बर्मन, जयदेव, मदन मोहन और राहुल देव बर्मन। हम्म। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स पर भी कई काम होता है, क्लासिकल म्यूजिक को लेकर भी कई काम होता है, राग हम्म आधारित भी संगीत ट्यून बनाए जाते हैं। फिर जैसे हमारे यहाँ गाते समय जी। या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें उसके जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसको लेके भी कई काम होते हैं हिंदी फिल्म संगीत में, जिसके हम्म बारे में कम जानकारियां दी जाती हैं, दी जानी हम्म चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ गाते समय क्लासिकल म्यूजिक में एक सुर से दूसरे सुर में अगर हम एक साथ गए हैं उसको मीड कहते हैं, अच्छा। हाँ। है ना? अगर सा हम्म से रे तक गए हैं, रे से गा तक गए हैं तो मीड कहते हैं। उसको हम्म सितार में भी किया जा सकता है हम्म और वायलिन में भी किया जा सकता है, लेकिन हम्म, ये आदमी ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है। अच्छा। लेकिन राहुल देव बर्मन इसका इस्तेमाल काफी कुछ करते थे वायलिन वगैरह में। इसको हम्म मीड को कहते हैं पोर्टामेंटो। क्या? पोर्टामेंटो का इस्तेमाल, पोर्टामेंटो, अच्छा। पोर्टामेंटो का मतलब है एक सुर से दूसरे सुर में जाना, और हम्म जितनी देर तक हम चाहेंगे रख सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह से सोचना कि हम किस चीज का इस्तेमाल क्यों करने जा रहे हैं, हम्म क्यों हम खास चीज का ही करेंगे। जैसे बंगाली तार का प्रयोग उन्होंने पड़ोसी के गाने में किया था, हम्म मेरी प्यारी, क्या मेरी प्यारी, बिंदु। क्या एक गाना है ना, मेरी बिंदु। प्यारी बिंदु। है ना? तो हम्म कोई भी चीज अगर वो कर रहे हैं तो बस सोच समझ के कर रहे हैं। तो हम्म म्यूजिशियंस के इस तरह की चीजों को देखने के बाद, उनकी जो जी। प्रतिभा की दुनिया को देखने के बाद, अब हम हम्म लोग जब फिल्म की दुनिया में आते हैं, पिक्चराइज करना, तो एक उसमें हम एक लोग, एक प्रश्न मेरा, आप बताइए। आपने पूरा बताया। जी ये बताइए कि जब फिल्म तैयार होती है, गाने का सोच लिया जाता है कि यहाँ पे गाना होगा, तो पहले म्यूजिक डायरेक्टर राग बता देता है या पहले बोल लिखे जाते हैं? नहीं, पहले सिचुएशन दिया जाता है। हम्म एक किसी म्यूजिक डायरेक्टर को पहले तैयार किया जाता है कि आप हमारी फिल्म में म्यूजिक देंगे, जी। और उसके बाद अ, जो निर्देशक है, मान लीजिए राज खोसला है कोई है, वो हम्म सिचुएशन बता देता है कि इन इन सिचुएशंस पे हमको इतने गाने चाहिए, बीच में कैबरे भी हम्म है, एक गाना वैसा भी चाहिए। अब उसके लिए गीतकार संगीतकार बैठते हैं, मान लीजिए आनंद बख्शी और राहुल देव बर्मन बैठते हैं, तो उस हम्म सिचुएशन के अनुसार वो गीत लिखता है, फिर उसके अनुसार वो धुन तैयार करता है। बात के दिनों में पहले तो कई ट्रैक पर रिकॉर्डिंग होती थी, आजकल बहुत कुछ आ गया है, इससे पहले से धुन तैयार करके आदमी रख लेता है, फिर जैसे हम्म जैसे गीत आता है उसको उसके अनुसार फिट करता है। लेकिन हमारे यहाँ 40s से लेकर के और हम्म 90s तक कहा जाए या 80s तक गीत लिखे जाते हैं, और फिर वो म्यूजिशियन उसको ट्यून देता है। म्यूजिशियन क्लासिकल बेस्ड ट्यून देगा या नहीं देगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फिल्म पर डिपेंड करता है। अगर शंकर जयकिशन कोई ऐसा गाना बना रहे हैं जो पूरी तरह से क्लासिकल बेस्ड है, हम्म तो वो डायरेक्टर ने कहा होगा, फिल्म के निर्देशक ने कहा होगा क्लासिकल बेस चाहिए, आम्रपाली वगैरह में या तमाम जगहों पर, या रोशन से कहा गया होगा कि आप क्लासिकल बेस बनाइए क्योंकि हमको वो दिखाना है, वैजयंती माला का डांस दिखाना है तो हमको शास्त्रीय राग पर आधारित ही चाहिए। या नहीं, मान लीजिए जैसे। लाल पत्थर का जो गाना है, हम्म राखी गा रही है स्टेज पर बैठ के, हम्म तो उसमें म्यूजिक ही इस तरह से शंकर जयकिशन ने दिया है कि सुनी सुनी सांस की सितार पर जो गाना गा रही है, और हम्म ऑडियंस में आकर के राजकुमार सुन रहा है, तो वो चूंकि सितार बजा रही है, तो सितार क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो क्लासिकल बेस्ड ही गाना या राग धुन बनाना ही पड़ा, ऐसे होता है। नहीं, कई बार ऐसा, जैसा एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि ये गाना जो है तेजाब का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये म्यूजिक डायरेक्टर ने पहले म्यूजिक दे दी कि ट्यून ऐसी ये होनी चाहिए। देवदास का नहीं है शायद, ये तेजाब का है ना? नहीं, तेजाब, तेजाब ही कहा मैंने। तेजाब फिल्म का जो हाँ ये गाना है कि 1 2 3 4 5, तो उनको हाँ। जो गीतकार थे उनको ये वर्ड्स ही बहुत अच्छे लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन्होंने उसके आधार पे ही आगे गाना लिख दिया। यानी इसमें पहले म्यूजिक पहले उन्होंने बता दी कि ट्यून ये होनी चाहिए, 1 2 3 4 ये ना। शुरू हो गया था कि हमने धुन बना दी है, आप उसमें शब्द भर दीजिए। हाँ। हालांकि मुझे याद आता है दिल्ली में मैं नौशाद साहब हम लोग बैठे थे,
जी तो जी। नौशाद साहब से लोगों ने पूछा कि भाई आप आजकल क्यों नहीं गाना बना रहे हैं, तो बोले आजकल आपके पास गिनती आ गई है, उसी पर गाना बना लेते हैं, तो अब हमारी क्या जरूरत है। तो बेचारे अच्छा। बहुत दुखी होकर बोले। नहीं, जाने का एक दिन था एक जनवरी गाना का मुझे महीना। और याद आ रहा है कि मैंने वो इंटरव्यू किसी जो है चैनल में ही देखा था। अब मुझे म्यूजिक डायरेक्टर का तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि ये गाना जो है कि जानू जानू रे काहे खन के है तोरा कंगना, जाग उठा इंसान का। तो उसमें भी उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू के दौरान कि हमने धुन पहले सुनाई थी गीतकार को, और वो धुन इस तरीके से सुनाई थी, उसके वर्डिंग्स ऐसे थे कि मेरे बाबूजी बकरी का दूध पीते थे। तो वो एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग वाकया सा लगा मुझे कि मतलब ऐसा भी होता है कि धुन पहले बना ली जाती है और फिर गाने बिल्कुल, लिखे। एक्चुअली क्या होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर तो बैठा नहीं रहेगा, क्रिएटिव हम्म माइंड है, उसके पास हम्म तरह तरह के धुन आते रहते हैं। जब हम्म, राहुल देव बर्मन का निधन हुआ था तो शम्मी कपूर ने कहा था कि जी। पंचम ने कॉल करके बोला था मेरे पास बहुत सारा ट्यून्स हैं, आप इसको हम्म, लेके रख लीजिए। आजकल तो लैपटॉप में लोग ट्यून बना के रख लेते हैं, कब कहाँ काम आ जाए उसको यूज करते हैं। उनके हम्म, दिमाग में था। तो शम्मी अच्छा। कपूर ने यही बोला था उसे कि हम्म ट्यून्स मेरे पास बहुत सारे हैं, इसको आप कहीं रख लीजिए, कभी काम आएगा। तो ट्यून्स बनाना और उसके अनुसार गीत लिखना, या पहले गीत लिखना उसको ट्यून बन देना, ये होता रहा है। लेकिन जहाँ अच्छा। तक पिक्चराइजेशन का सवाल है, हम्म, वो मूर्खतापूर्ण भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा। मूर्खतापूर्ण इस तरह से कि जैसे एक गाना आप अ, बहुत सुनी होंगी कि रात सुहानी जाग रही है, धीरे हम्म धीरे चुपके चुपके, हम्म, जितेंद्र मुमताज को लेकर, जी शायद जी जी। जिगरी दोस्त का है। इस हम्म गाने को सिर्फ आप ऑडियो सुनिए और फिल्म अगर आप नहीं देखी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि बिल्कुल रात में बहुत हम्म धीमे हम्म धीमे कोई गाना हो रहा है, आपको नींद आ हम्म, जाए। लेकिन जी। फिल्म देखेंगी तो नींद चली जाएगी, अच्छा। क्योंकि उसमें जितेंद्र और मुमताज दोनों उछल उछल के कूद कूद के गाना गा रहे हैं, जो हम्म, उस गाने के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा। उस हाँ, गाने में जितना मैंने फिल्म नहीं देखी क्लोज, इसीलिए मुझे ये हाँ गाना अच्छा उसमें, लगता है। हाँ गाना बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ। गाना तो बन गया। अब जब पिक्चराइज करना हुआ तो उसमें जंपिंग जैक का इमेज आया था जितेंद्र का, उछलना ही पड़ेगा। तो हम्म रात के गाने में भी वो बेचारा उछल रहा था, और हम्म उससे क्या होगा कि आपको गाना फिर पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ वो सूट नहीं कर रहा है, कोहेरेंस हम्म, नहीं है जी ना। जी जी। तो ये कहते हैं खराब पिक्चराइजेशन, क्योंकि हम्म आपने इस बात का ध्यान रखा कि जितेंद्र को वो जंपिंग जैक दिखाना है, ये ध्यान नहीं दिया। अगर उसी को हम्म जितेंद्र और मुमताज पास पास बैठ के रात में बहुत धीमे धीमे आवाज का एक्सप्रेशन देके गाते तो वो हम्म, बहुत अच्छा रहता। नहीं हुआ। फिर ऐसे ही कई बार क्या होता है कि ट्यून जैसे कि आपने बताया पहले से बन जाते हैं। राहुल हम्म देव बर्मन और आनंद बख्शी ये लोग, वो क्या नाम था, वो जो हरे रामा हरे कृष्णा, जी। उसका उनका पूरी फिल्म का मिला था। तो उनको जब कहानी पता चली थी कि वो जीना तमान जो है वो ड्रग और इन लोग के साथ रहती है, चरस से गांजा पीती है, तो हम्म उन्होंने इस तरह का गाना बना दिया था, दम हम्म मारो दम, अशोक जी से। जब हम्म ये देवानंद को सुना तो देवानंद को लगा कि लेकिन ये इसको यूज कैसे करें, इसमें मेरी हम्म कोई भूमिका ही नहीं होगी। हम्म, लेकिन गाना अच्छा लगा था उनको, उन लोगों ने कहा कि गाना बहुत अच्छा बन गया, इसको थोड़ा सा ही ले लीजिए। तो उन्होंने उसको सिर्फ एक स्टैंजा लिया था, अच्छा। क्योंकि देवानंद का था कि इसमें मैं कैसे दिखूंगा, अच्छा। है ना। तो उन्होंने हम्म एक स्टैंजा लिया था और फिर जानबूझ के उस पर जोर दिया था, देखो दीवाने तुम ये काम ना करो, है ना, ताकि हम्म, देवानंद दिखे। कई बार अच्छा। ऐसा भी होता है गाना तैयार है लेकिन उसका पूरा यूज नहीं हुआ, या कई बार कई हम्म गाने होते हैं और वो फिल्म में यूज नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हम्म फिल्म को कैसे हम वो पिक्चराइज करें किसी गाने को, एक्चुअली होता है हिंदी हम्म सिनेमा में जब गाने आ गए तो फिर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया क्यों ना हम लोग कहानी को कहते जाएं और उसमें गाना हम्म जोड़ा हुआ न लगे, बल्कि गाने में ही कहानी बढ़ती जाए। हम्म, जैसे कि आप देखिएगा एक डार्लिंग डार्लिंग फिल्म है जी जिसमें जी। देवानंद और जीनत अमान गा रहे हैं। हम्म तो उसमें जीवन जो है विलेन वो पीछा कर रहे हैं दोनों का, माने कहानी भी आगे बढ़ती जा रही हम्म है। या हीरा पुन्ना का जो गाना है टाइटल सॉन्ग, हम्म, उसमें जीनत अमान देवानंद है, पन्ना और की लेकिन तमन्ना है। दूर से कोई बैठ के कोई लड़का हम्म पीछा भी कर रहा है, और हम्म पहाड़ों के पीछे से, शायद हैदराबाद की शूटिंग है। तो हम्म वो कहानी भी आगे बढ़ती जा रही है। तो शुरू में तो पहले होता था कि गाना गाना, अशोक हम्म कुमार बैठ के जीवन नैया में एक तालाब के बगल में गाना गा रहे हैं, और लीला चिटनी से देविका रानी लोग कोई सुन रहा है। हम्म ये एक आदर्श स्थिति थी, इसको सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी ने मेंटेन किया। उन्होंने कहा कि कोई दौड़ दौड़ के गाना कैसे गाएगा, हम्म पेड़ों और बागों में दौड़ दौड़ के जो गाना होता है हिंदी फिल्मों में। हम्म हमारे तो जो
किरदार होंगे, बैठ के कोई एक गाना सुनाएगा और सब लोग गाना सुनेंगे। चाहे वो हम्म चुपके-चुपके हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे कोई भी, एक व्यक्ति गा रहा है और सारे हम्म लोग बैठ के सुन रहे हैं। या हम्म अमिताभ बच्चन रेखा आलाप में गए हैं, ओम प्रकाश और छाया देवी चुपचाप गाना सुना रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं। तो हम्म ऋषि कपूर जिसको रियलिटी से जोड़ के देखते थे। लेकिन बाकी शम्मी कपूर और आपके देवानंद और राजेंद्र कुमार, विश्वजीत, जॉय हम्म मुखर्जी, ये श्रीनगर और गुलमर्ग और वो पहलगाम की जगह होगी हर बार, वहाँ लोग गाना गाएंगे। रूठा हम्म ना करो, जो चितलकर ने म्यूजिक दिया था, सी रामचंद्रन ने, हम्म कि शशि कपूर निंदा। तो ये ट्रेंड चल गया था। हमें तो लगता है कई बार कई फिल्म वाले एक साथ पहुंच जाते होंगे कि तुम पहले कर लो, फिर बाद में करेंगे गानों की पिक्चराइजेशन, सभी फिल्मों में ये रखना होता था। फिर आप हम्म देखिएगा कि हिंदी सिनेमा में हर फिल्म में एक गाना पियानो से जोड़ के जरूर होता था। धर्मेंद्र हम्म गा रहे हैं तो अशोक कुमार सुन रहे हैं, और अशोक कुमार गा रहे हैं तो रहमान सुन रहे हैं, कोई एक व्यक्ति पियानो लेके गाना जरूर होगा, या कोई हम्म, नायिका गा रही है पियानो को लेके, जबकि आम घरों में पियानो होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब पिक्टोरियल ब्यूटी देने के लिए किया जाता है, गाने को पिक्चराइज करते समय, कि अगर हम पियानो के साथ कर दें तो कोई एक पार्टी चल रही है, कोई गा रहा है या गा रही है, हम्म और ये दुख का गाना है, खुशी का, और सारे पार्टी के लोग सुन रहे हैं। ये हम्म हमेशा होता था। उसमें उछलना कूदना नहीं होता था। तो पिक्चराइज करते समय जो सीरियस लोग हैं, वो हम्म लोग गानों का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग को एक्सपर्ट माना जाता था हमारे यहाँ, हम्म जैसे हम्म, गुरुदत्त को माना जाता था कि वो गानों का पिक्चराइजेशन वो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। जैसे इनकी एक फिल्म आप देखिएगा, प्यासा, तो हम्म उसमें गाने हैं कि जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। हम्म अब ये, वो गुरुदत्त ने पूछा कि तुमको ये गीत कहाँ से मिला, तो उस पर वो जवाब दे रही है। हम्म अब वो उसके चेहरे पर ही करना है, और वो हम्म कैमरा इस तरह से सामने है, और वहीदा वहीदा रहमान का चेहरा है, वहीदा जी पीछे बढ़ती जा रही है। जब मैंने आपसे कहा था कि हम्म गोदार की एक फिल्म आई थी उनकी, जो पूरे विश्व में लोग उसकी नकल कर रहे थे, कि कैमरा हम्म पीछे की ओर बढ़ता जाएगा, कैरेक्टर पीछे की ओर होता चला जाएगा, है ना। हम्म तो वो था ब्रेथलेस फिल्म की, वो पूरे विश्व में इसकी बहुत लोकप्रियता हो गई थी। हम्म तो इसमें भी वहीदा रहमान पीछे की ओर बढ़ रही है, और गुरुदत्त आगे बढ़ रहा है, यानी कैमरा बढ़ रहा है। करते हम्म, करते उस गाने को गाते गाते वो अपने जहां पर वो रहती है वहां तक ले जाती है। अच्छा। इस तरह से पूरी ट्रेवल हम्म कर जाता है नायक और नायिका उसके वहां तक, जहाँ पर ये हम्म बैठे रहते हैं, गुरुदत्त वहीदा रहमान। वहां से वो वहीदा रहमान अपने घर तक या कोठे तक ले जाती है, वहां तक हम्म पहुंच जाता है गाने के दौरान। इसकी हम्म बहुत प्रशंसा की गई थी और वहीदा जी ने खुद भी बताया था हमें कि कैसे एक फिल्म की में स्टूडियो के अंदर, फिल्मिस्तान स्टूडियो में एक हम्म गाना पिक्चराइज किया जा रहा था, तो वो हम्म, अच्छा नहीं हो रहा था। उनके लेखक थे अबरार अलवी, तो वो खुद भी इसमें हेल्प कर रहे थे, लेकिन नहीं आ रहा था। तो वहीदा जी ऊपर चले गई, ऑफिस में वो बैठे थे गुरुदेव, तो अच्छा। जाके बोले, गुरुजी इस गाने को आप आके करेक्ट करवा दीजिए। तो वो आके करे तो बहुत अच्छा बना, ये उन्होंने ही बताया। हम्म लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत कठिन होता है पिक्चराइज करना, वो भी रोमांटिक सॉन्ग, और हम्म उसमें मेरी दृष्टि में विजयानंद बहुत आगे थे, अच्छा। गुरुदत्त से भी आगे। जैसे आप याद करिए, दिल का भंवर करे पुकार, हम्म, ये कुतुब मीनार में पूरा शॉट लिया गया था, तो वहां पर अच्छा। उसको पिक्चराइज करना बहुत मुश्किल था। हम्म उस समय कुतुब मीनार में लोग ऊपर चढ़ सकते थे, हम्म और मेरे ख्याल से 62-3 की फिल्म है, और हम्म वो प्यासा जो है शायद 56-7 की फिल्म या 55 की, ऐसा। हम्म तो विजयानंद ने इसमें आपने देखा होगा, लास्ट तक जहां हम्म, तक गाना कान में सुनाई देता है, जी। उतनी देर तक हम लोग पूरे गाने को कैसे सुनते हैं। उसमें लोग भी आते जाते रहे हैं, पास से लोग चढ़ भी रहे हैं, वो लोग हम्म न्यूज़पेपर से अपने चेहरे को छुपा भी ले रहे हैं। इसको हम्म पिक्चराइज करना, कहते हैं कि शायद, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उन्होंने किया था। और हम्म, उसमें ये भी नहीं था कि कहानी आगे बढ़ रही है, रोमांटिक सॉन्ग था। अच्छा। तो हम हम्म लोग इससे देख सकते हैं। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट का जो प्रयोग हम बता रहे थे, एक नॉटी बॉय फिल्म बनी थी, किशोर कुमार उसमें एक्टर थे। उसमें हम्म प्लेबैक राहुल देव बर्मन ने दिया था, मैंने पूरी फिल्म में म्यूजिक हम्म डायरेक्टर सचिन देव बर्मन थे, लेकिन एक कोई गाना है, मैं भी भूल रहा हूँ, उसमें माउथ ऑर्गन का यूज होता है। तो आप देखिएगा, हम्म राहुल देव बर्मन जो कारवां वगैरह में और अपना देश में सांस का प्रयोग लेके आए थे, हम्म ये वाला चीज चीज जो था, उसको उन्होंने माउथ कटी ऑर्गन में पतंग भी में भी किया। था। कटी पतंग कटी में भी था। पतंग में भी था, हाँ, मेरा नाम है है ना। शबनम। हाँ। तो आप अगर इस माउथ ऑर्गन को सुनिएगा, बीच में एक यूज होता है नॉटी बॉय हम्म के उस गाने में, किशोर कुमार एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम्म इंस्ट्रूमेंट में, माउथ ऑर्गन में सुर भी है और सांस का भी प्रयोग, दोनों को उन्होंने किया था।
ये उनका जीनियस था। और फिर हम्म हाँ, माउथ ऑर्गन पे जहाँ तक याद आता है, जो अमिताभ बच्चन शोले में बजाते रहते हैं। हम्म। माउथ ऑर्गन हम लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि माउथ के द्वारा जो जिस ऑर्गन को मुंह से बजाते हैं, जी जी। माउथ ऑर्गन बहुत सिंपल है। लेकिन फिर से हम्म उस ऑर्गन का नाम क्या है, ये हम लोग को जानना चाहिए। हम्म। आमतौर पर लोग माउथ ऑर्गन बोल देते हैं, उसका जी नाम है जी। हारमोनिका। अच्छा, तो ये पहली हारमोनिका बार मैंने सुना। उसका एक्चुअल नाम है। अच्छा। तो लोग इन जनरल लोग माउथ ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन जो म्यूजिक के लोग हैं वो लोग हारमोनिका ही बोलते हैं। हम्म। तो हारमोनिका में, पियानो में, और फिर नोट्स को एक सिरे को दूसरी जगह करके मूर्छना लेकर के, जैसे हुजूर इस कदर ना आगे इठला चलिए के या चलिए, बढ़िए हाँ। गाना था ना, हम्म मासूम में। हम्म। उसमें उन्होंने पूरा मूर्छना का इस्तेमाल किया था, और जहां पर नी लगना चाहिए वहां पर फिर सा पे आकर के फिर उन्होंने सावन या जो भी शब्द था उसको यूज किया था। ये हम्म सब म्यूजिक डायरेक्टर करता रहता है, उनका भी जीनियस चलता रहता है। और फिल्म डायरेक्टर भी अगर अच्छा है हम्म तो वो फिर पिक्चराइज करता है कि हम कैसे करें, वो उसका जीनियस करे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम्म। एक्टर डेट्स नहीं देते, तो स्टूडियो में उसका काम चला रहते हैं आउटडोर का। जैसे कि अच्छा। शक्ति सामंत ने फिल्म बनाई थी जो बहुत हिट हो गई, मेरे सपनों की रानी। हम्म। उस समय शर्मिला टैगोर को सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म के लिए बुला लिया था, अच्छा। 69 में। हम्म। हाँ, अरण्य धीरगति के लिए। तो शर्मिला टैगोर चली गई थी और शक्ति सामंत बहुत नाराज हुए थे। जब वो लौट के आई तो दोनों में बातचीत भी बंद थी पूरी फिल्म के दौरान। अच्छा। क्यों उस गाने में, हाँ, क्योंकि उसमें राजेश खन्ना जो जीप में गाना गा रहे हैं, हम्म सुजीत कुमार बैठे हैं, ट्रेन चल रही है। आप हम्म। देखिएगा वो जो ट्रेन वाला शॉट बाद में लिया गया है स्टूडियो में, उसमें अच्छा। शर्मा टैगोर बैठी हुई है। और आप हम्म देखिएगा ट्रेन के खिड़की के पीछे एक ही दृश्य बार बार चल रहा है, लोग उसको नोटिस नहीं करते। हम्म। बाद में जब शर्मा टैगोर लौटी है तो उनका खाली ट्रेन वाला स्टूडियो में लिया गया और अच्छा दोनों को अच्छा। जोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि राजेश खन्ना गा रहे हैं और शर्मा टैगोर किताब पढ़ रही है। अच्छा लेकिन अच्छा। जो हाँ। क्लीनली देखेंगे वो देखेंगे खिड़की के पीछे दृश्य एक ही चल रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है। अच्छा, तो अब ऐसा भी देखेंगे तो हुआ था। दोबारा जरूर ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो तो ये तो विषय बहुत बड़ा है। अब आप बताइए कि हम लोग पास और कितना समय इस पर बात करने के लिए। हम वही इस विषय को जब आप बता रहे हैं तो मुझे यही लगा कि इस विषय को ही हमें दो भाग में कर लेना चाहिए। कि क्योंकि इतनी जल्दी गाने भी इतने हैं फिल्म फिल्म की दुनिया में, और इतने अच्छे अच्छे हैं, बड़े टिपिकल टाइप के गाने भी हैं। तो कुछ विशेष गानों पे भी अगर बात हो तो और जानकारी मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये चाहूंगी कि इस विषय पे आप हमारे अगले एपिसोड में भी अगर जानकारी दें तो बड़ा अच्छा रहे। इसका जरूर। दूसरा दूसरा भाग हम इसके अगली कड़ी में अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आएंगे। और आज आपने जो बताया, और वो माउथ ऑर्गन का क्या बताया आपने? हारमोनिका। हारमोनिका, जो एक एकदम अलग बात हमें इस एपिसोड में, वैसे आपके हर एपिसोड में बिल्कुल नई जानकारियां होती हैं, पर ये हारमोनिका वास्तव में बिल्कुल अलग है। हमारे ख्याल से 95% लोग नहीं जानते होंगे कि माउथ ऑर्गन को हारमोनिका कहा जाता है। खैर, मैं तो नहीं जानती थी। तो इसलिए ये जो नई बातें आपने बताई और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसका इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगली कड़ी में इसका अगला भाग लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तो अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।